वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? अरे आप ठीक है, दैट्स ओके, मेरी आवाज़ आ जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लाइव लेकिन ये बहुत नियर है, हाँ थोड़ा सा और, सो दैट पीपल वुड अंडरस्टैंड। माइक तो है ही डेफिनेटली, यू हैव अटैच्ड इट, तो प्रॉपर हो जाएगा। कैसे हो? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र है। तो 2-3 जाने पहचाने चेहरे बैठे हैं अभी, चलो ठीक है। आई थिंक कि दिस वुड बी मोर देन एन इंटरेक्टिव सेशन, और इंटरेक्टिव सेशन से भी ज़्यादा बढ़ के जो आपको लगता है कि हमें एक फ्रेंडली डिस्कशन करनी चाहिए अबाउट CSS, ऑप्शनल्स क्या होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं CSS में, ऑप्शनल्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, और ऐसे राइटिंग में रेट ऑफ फेलियर इतना ज़्यादा क्यों होता है, इस पे हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे, ठीक है? दैट वुड बी अ सेमिनार, नॉट अ लेक्चर। अब अगर आपकी तरफ से कोई शख्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो ठीक है, अगर ना पूछना चाहे तो आई स्टार्ट। इसको पहले रिमूव कीजिएगा, देती हूँ। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। नोट्स मेकिंग टेक्निक्स, अच्छा अच्छा अच्छा। आप में से किसी ने पहले कोई अटेम्प्ट दी हुई है? तो ये मुझे दे दीजिएगा, दिस हैज़ बीन अटैच्ड टू। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर हो जाएगी। अच्छा ये देखो, CSS के बारे में व्हाट आई वुड से कि सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना ना, फिर CSS की चलें बात कर लेते हैं। माई नेम इज़ नायाब रमजान, आई एम अ डॉटर ऑफ 8th कॉमनर। मेरे फादर ने 1979 में CSS किया और ही वॉज एलोकेटेड टू FBR। उन्होंने बचपन से ही मुझे सिखाना शुरू किया कि मतलब मेरी मेंटल प्रेपरेशन करना स्टार्ट की, मेरा माइंड बनाना शुरू किया कि आई हैव टू गो फॉर CSS, ठीक है? और उन्होंने बचपन से ही मेरी इंग्लिश की बेस बनाना शुरू की, मुझे सिखाना शुरू किया। न्यूज़ पेपर्स जो है वो मुझे दिखाते थे कि आप इनकी हेडलाइंस पढ़ो, अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ सकती तो आप ये पढ़ो। सो इट टुक मी 20 to 25 years टू अंडरस्टैंड CSS, ठीक है, टू अंडरस्टैंड CSS। और लास्ट में 5 months की बात होती है, सिर्फ 4 to 5 months इतने ही प्रेपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? आई स्टार्टेड इन September 2019 और इतने ही मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं, इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं होते CSS के लिए। और मेरी ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी और मेरी एलोकेशन पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में हुई है। रिटन में मेरा स्कोर बहुत अच्छा है, स्पेशली ऑप्शनल्स में मैंने जो है ना वो 2-3 सब्जेक्ट्स में ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन स्कोर की है, ठीक है? इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है कि एनीथिंग एल्स? मेरे ब्रिटिश हिस्ट्री था, जेंडर स्टडीज़ था, पंजाबी है, और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस पेपर 1-2 है और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है? I scored 56 in Constitution Law, 68 in British History, 144 in Political Science, और 73 in Gender Studies, 83 in Punjabi. Clear? मैंने लॉ किया हुआ है, मैंने पहले BS ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर GC यूनिवर्सिटी में परस्यू किया, इसके बाद मैंने उसे वहाँ से क्विट किया, दो कि आई वॉज टॉपर ऑफ द GC यूनिवर्सिटी ऑफ द डिपार्टमेंट एज वेल, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से उसे क्विट कर दिया क्योंकि मेरे फादर ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन हेमरेज एंड देन ही एक्सपायर्ड।
तो मैंने सोचा कि नाउ आई शुड मूव टू माई डेस्टिनेशन वेरी वेरी स्विफ्टली। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन की, आई स्कोर्ड पोजीशन, फिर मैंने LLB किया, इसके बाद मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस किया, नाउ आई एम परसुइंग LLM। ठीक, एनी अदर क्वेश्चंस? किस में? 728 130 851 का एग्रीगेट बना मेरा, ठीक है। 130 आई शेयर माई DMC विद यू पीपल एज वेल, ठीक है। आप डिटेल से देख लीजिएगा, आप एनालाइज कर लेंगे कि कहाँ पर मैंने कहाँ पर जो है वो ज़्यादा अच्छा स्कोर किया और कहाँ पर जो है वो थोड़ा कम अगर किया तो किया, ठीक है। नाउ इट्स योर टर्न टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट CSS एंड CSS प्रिपरेशन। लेकिन 2-3 बातें जो कि मेरी तरफ से मैं आपसे पहले करना चाहूँगी। CSS एस्से में आपका ख्याल ये होता है कि अगर मैं किसी स्पेसिफिक बुक से एस्से को तैयार कर लूँगा तो मैं एस्से को क्रैक कर लूँगा, लेकिन दिस इज़ अबाउट क्रिएटिविटी। सबसे जो बड़ी, मुझे कहना चाहिए जो सबसे बड़ी चीज़ है जो CSS एस्से में कोई एस्पिरेंट कंसीडर करता है अपनी स्ट्रेंथ्स में से, वो फर्स्ट पे क्रिएटिविटी है। अगर आप किसी सिचुएशन को रिटन एक्सप्रेशन में क्रिएट नहीं कर सकते, कोई एनालिसिस, कोई आइडिया जो आपके दिमाग में उठता है या आपको लगता है कि मुझे ये एक्सप्रेस करना चाहिए एग्जामिनर के सामने और प्रॉपर वोकेबलरी और प्रॉपर चोजन वर्ड्स के साथ आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब यू आर लैकिंग क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन। और इसके बगैर तो CSS एस्से नहीं हो सकता। फिर CSS एस्से में रेट ऑफ फेलियर इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कोहेरेंस नहीं है, ठीक है। कोहेरेंस क्या होता है? हाँ, कनेक्टिविटी और कोई लफ्ज़ इसको डिस्क्राइब करने के लिए? और बिल्कुल, जहाँ पे बात ना टूटे, इट शुड बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और स्ट्रक्चर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जब तक ये नहीं होते ना, आपका नॉलेज जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं आता, क्रिएटिविटी नहीं आती, ये जो आप लोग कहते हैं कि मैडम काइंडली शेयर योर मॉक एसे, और आप बताएं कि मॉक एसेस कैसे होते हैं, आपने किए, आपने कैसे स्कोर किया, आप अपना कुछ सैम्पल ऐसे लिख के दिखाएं। मैं आपको अपना सैम्पल ऐसे लिख कर दिखा सकती हूँ, मतलब दे दूंगी, आई विल प्रेजेंट इट टू यू, लेकिन आप पेपर में मेरे मॉक एसे को फॉलो करके पास नहीं हो सकते। आई एम 101% श्योर आप पास नहीं हो सकते सिर्फ किसी CSS एलोकेटी का या क्वालिफायर का मॉक ऐसे दे के। यू कैन नॉट पास CSS ऐसे, बिकॉज इट्स कॉम्पिटिशन। ये कॉम्पिटिशन है और ये क्रिएटिविटी है जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ में से एक है। इसमें किसी CSP का मॉक ऐसे दे के आप सोचें कि आप वैसा लिख लेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो एग्जाम में क्रिएटिविटी का है। अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जाए ना, इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ इन पाकिस्तान, ठीक है, इस जेंडर इक्वालिटी में, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसने जेंडर इक्वालिटी पे पूछा है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि उसने मिथ पे पूछा है। तो डोंट ट्राई टू टेक अ वर्ड आउट और उस पे ऐसे ना लिखना शुरू कर दिया करें। यानी जेंडर पे आप सारा ऐसे जेंडर इक्वालिटी पे लिख दें, कॉजेज ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इफेक्ट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, सॉल्यूशंस टू ब्रिंग जेंडर इक्वालिटी। इस तरह की आउटलाइन की फॉर्मेशन करना और इसी तरह आगे ऐसे को परस्यू करना, इट वुड इवेंचुअली फेल यू, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन था इस जेंडर इक्वालिटी अ मिथ। तो इसी बात को हमने आगे स्टेट करना होता है, ठीक है। ये जो इंक्वायरी क्वेश्चन होता है ना, इस तरह के जो एसेज होते हैं, जो इनके टॉपिक्स होते हैं, ये आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज होते हैं जिनमें आपने आर्ग्यूमेंटेशन बिगिन करनी होती है। FPSC की रिपोर्ट में देखिए कि आर्ग्यूमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। और जिसको आर्ग्यूमेंटेशन नहीं आती वो CSS एस्से में पास नहीं हो सकता। किताबें एक हद तक रोल प्ले करती हैं, लेकिन नाउ यू हैव टू यूज इंटरनेट एज वेल। आपका नॉलेज अपडेटेड होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। हाँ जी, पूछें, फिर आपसे पूछते हैं। मैम, जब आप आर्गुमेंट्स देंगे तो क्या उसे हेडिंग्स से देंगे या ऐसे लिखते जाएंगे? क्योंकि आप जब आर्गुमेंट हेडिंग्स एस्से में यस मैम पॉसिबल ही नहीं है, एस्से में हेडिंग्स होती नहीं है। तो मैम इससे एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? आउटलाइन से ऐसे में आउटलाइन भी नहीं होती। ये दिस इज एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस इन पाकिस्तान ना, कि आउटलाइन लिखो इसके बाद ऐसे लिखो। अदरवाइज ऐसे तो ऑर्गेनाइज्ड और कोहेरेंट पीसेस होते हैं राइटिंग के, ठीक है। हम चेन मेकिंग करते हैं। जी आप पूछें। Would it matter if the examiner agrees with our point of view or not? No, not at all. It wouldn't matter. He is a neutral person.
ही इज़ अ न्यूट्रल पर्सन. Okay. ठीक है? So how You many have to point take your of view- stance. Either it's yes or no. Is that how many point of views we can present? Like, Actually, what's your good name? Sayyid Bahmani. Wahab? Yeah. Wahab, you have to take the stance first. Is gender equality a myth in Pakistan? Do we have to present all the stances and then? No, no, you cannot do so. I can straight away take my stance. and You have to go fall in one group, na? Either it's group A or B. Yes, gender equality is a myth in Pakistan. No, gender equality is not a myth in Pakistan. ठीक है? You have taken your stance. Now it's clear for you. You'll start argumentation. If you are saying कि yes, gender equality is a myth in Pakistan, you'll start your argumentation on the topic or on the stance you have taken. ठीक है? न्यूट्रल रह के इफ़ आई एम आस्किंग कि पाकिस्तान में को एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए एंड यू विल से कि मैडम नहीं होनी चाहिए, तो आपका ग्रुप अलग हो गया ना. और अगर आपने कहा होनी चाहिए तो आपका ग्रुप अलग हो गया. नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट आर्ग्यूमेंटेशन. लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हाँ जी होनी चाहिए, हाँ जी नहीं होनी चाहिए. यू आर गोइंग टू बी अ CSP एंड यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान. आपका स्टांस वाज़ेह नहीं होगा तो अगर आपने इमीडिएट एक्शन लेना, फॉर एग्जांपल यू आर फॉलोइंग इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो आपको तो इमीडिएट प्लान बनाना होता है ना. और अब आपको स्टांस ही वाज़ेह नहीं हो रहा कि मैं ये करूं या मैं ना करूं. एंड द FPSC's एग्जामिनर इज़ वेरी न्यूट्रल पर्सन. वो आपकी आर्ग्यूमेंटेशन से कन्विंस हो तो और बात है, लेकिन ही इज़ न्यूट्रल. एनी अदर क्वेश्चंस? एक स्मार्ट स्टडी जब हम कर रहे थे तो हर डायमेंशन से हमें ना एक टॉपिक को कवर करना होता है. हाँ. तो हमें कैसे पता लगे कि हमने सारे डायमेंशंस को कवर कर लिया है? वो कौन सी मतलब एक दो तीन चीजें हैं, जिस तरह सोशल, पॉलिटिकल और इस तरह अगर हम देखें तो हमें खुद सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि हमने कवर कर लिया है. उसका थोड़ा फॉर एग्जाम्पल यू नो कि जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS के लिए, या यू नो कि टेररिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है? अब टेररिज्म को व्हेन यू विल सर्च ऑन इंटरनेट तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टेररिज्म पे इस वक्त 2021 में ये टॉपिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और इन टॉपिक्स पे बात करना ज़रूरी है. जैसे टेररिज्म का मतलब ये नहीं कि FATF इसकी डोमेन में फॉल नहीं करता. टेररिज्म इज़ अ वेरी वेरी वाइड सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है, मैं इसे टॉपिक भी नहीं कहूँगी, ये सब्जेक्ट है. और ये सारे समझ लें कि इसके टॉपिक्स हैं. ठीक है? और पेपर में हो सकता है कि वो आपको इस सब्जेक्ट पे या अगर आपके मुताबिक इस टॉपिक पे हो सकता है कि 4 या 5 डायमेंशंस डिस्कस करें. और डेफिनेटली ये वही शख्स कर सकता है जो एनालाइज करता है, जिसका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होता है कि क्या FATF का टेररिज्म से कोई लिंक है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का टेररिज्म से कोई लिंक है. और इस लिंक को बना लेना ये पेपर में आपसे रिक्वायर्ड होता है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि FATF पैसे आ गया है, तो क्या ये टेररिज्म के डोमेन में फॉल नहीं करता? इट फॉल्स. लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 16 डायमेंशंस बता दी एक टॉपिक की, लेकिन पेपर में 17th आएगी. दैट्स फॉर श्योर. पेपर में 17th ही आएगी. ठीक है? और वो जो 17th आपने डील करनी होगी वो अब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, हाउ यू कनेक्ट द टॉपिक्स. डेफिनेटली यू विल read about IMF, about FATF, about economic policies of Pakistan. तो हर एक चीज़ को एनालाइज करना और कनेक्ट करना ये आपकी एक्सपर्टीज. ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? Have you joined CSA? ऑलमोस्ट. How is your experience going on? कोविड की वजह से ऑफ है ना. ठीक है? कोविड की वजह से ऑफ है. जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, आई लिव्ड लाइफ ऑफ माई फादर, तो देयरफॉर आई वुड से कि मुझे तो CSA का भी एक्सपीरियंस है और सर्विस का भी एक्सपीरियंस है. ठीक है? इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, In common people, there is a charm of CSA, I think. So yeah. दिस इज ओनली अ चार्म. Sure. एक्चुअली जो आपको लग रहा है ना कि CSS ये नहीं है कि आप पावर्स एंजॉय करें या प्रिविलेजेस एंजॉय करें. CSS में आपने पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना होता है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपके कंधों पे होती है. तो जिम्मेदारी जब तक नहीं है आपको लगता है ऐसे ही है कि वाह, लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इट्स नॉट दैट ईजी. ठीक है? और बहुत समझदारी और हिकमत के साथ. CSPs आर वेरी वेरी शार्प एंड वेरी वेरी विजिलेंट. एलोकेशन प्रोसेस क्या है? एलोकेशन प्रोसेस क्या होता है? पहले आपको आपके रिटर्न में मतलब 1200 मार्क्स का आपके रिटर्न के पेपर होते हैं. ठीक है? और इसमें से यूजुअली लोग 600 to
60 तक स्कोर करते हैं, इससे आगे कोई भी नहीं जाता। बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए तो जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। इतना ही तकरीबन रहता है। 600 से नीचे रहने वाला तो पास होगा, लेकिन ही वुड नॉट बी क्वालिफायर। ठीक है, इसके बाद जितने भी आपके मार्क्स होते हैं, अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको बता दें कि आपके मार्क्स ही आपको क्लियरिटी किया जाता। इसके बाद इस प्रोसेस के बाद आपका 300 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, फिर आपका एग्रीगेट बनता है। एग्रीगेट में आपके कितने भी हो सकते हैं, 800 अबव हो सकते हैं, 750 अबव हो सकते हैं, 900 अबव हो सकते हैं। इससे ऊपर जिनके होते हैं वो 8 या 9 लोग होते हैं पाकिस्तान में टोटल, और 850 से ऊपर भी तकरीबन 40 से 50 होते हैं बस, बाकी सब फिर नीचे होते हैं। क्लियर? ठीक है, और एग्रीगेट बनता है अगर आप पंजाब में फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं और आप 101 नंबर पे हो तो यू विल गो होम। समझ आई? और अगर केपीके में 20 सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, दिस नॉट द बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अगर 20 सीट्स हैं और उसकी मतलब उसका जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है वो 150th पे मान लेते हैं, तो ही वुड बी एलोकेटेड, बट यू वुड गो होम क्योंकि आप पंजाब में। तो ये प्रोविंसेस में मेरिट होता है, इतनी सीट्स होती हैं, यू हैव टू कम टू द मेरिट ऑन द मेरिट। ठीक है, चलो ग्रुप्स का भी कुछ होता है कि कोई ज़्यादा जैसा एग्जेक्टिव ग्रुप है तो उसके ज़्यादा लोग कहते हैं कि इसी में ही हम फॉल करते हैं, बाकी ग्रुप्स की इतनी वैल्यू नहीं है कि वो ग्रुप्स, सारे ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ब्यूरोक्रेसी में एंटर हो जाए, आप सिविल सर्वेंट बन जाए, इससे बड़ी क्या इज्जत की बात हो सकती है, प्रेस्टीज की क्या बात हो सकती है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव सर्विस में आपके पास पावर्स ज़्यादा होती हैं पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करने में, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एवरीबडी हैज़ हिज ओन इंटरेस्ट, तो फिर डेफिनेटली बंदे को लगता है जैसे आई वांटेड टू गो टू पुलिस, मेरा शौक था तो मैं पुलिस में एलोकेट होगी, लेकिन अगर मैं काम ना करती तो मेरा शौक तो शौक ही रह जाता ना। ठीक है, फर्स्ट 3 एग्जीक्यूटिव ग्रुप्स में आने के लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। मैम ये फर्स्ट टाइम में तो वैसे ही ना सोचें। दूसरा इंटरव्यू जो होता है उसमें मीन्स के हमें थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स बताएं कि मुझे इंटरव्यू इज नॉट दैट इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ पैनल कि पैनल आपको जज करता है। जैसे डेफिनेटली इस बार जो पैनल था उन्होंने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे। कितने लोग होते हैं? 4 मेंबर्स होते हैं, आपने देखे होंगे इंटरव्यूज होते हैं नेट पे। 4 मेंबर्स होते हैं, कभी 5 होते हैं। ये दिस ईयर दे वर 4। मैम ये मॉक जो होते हैं इंटरव्यूज वो शेयर होते हैं, ये प्रॉपर सीएसपीज के भी शेयर होते हैं? नहीं, सीक्रेट होता है। इस बारे में आपका तो इंटरव्यू हुआ है, इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी, मेरे लिए आसान नहीं था इंटरव्यू, इसीलिए आपसे थोड़ा आप मुझे इसके बारे में आइडिया दें। पैनल ने मुझसे जो दिल किया वो पूछा, उनका जो दिल किया उन्होंने मुझसे पूछा। उन्होंने पूछा 2 इन सब्जेक्ट से बाहर जाएं, वो आप नूर जहाँ पे पूछें, इफ़ यू हैव नेवर ऑप्टेड इंडो पाक हिस्ट्री तो उनकी मर्जी, नूर जहाँ पे पूछें। आपने हस्बे हाल का एक क्लिप देखा होगा, ठीक है, जिसमें ये मजाक किया जाता है कि नूर जहाँ के कब्र के पीछे, मकबरे के पीछे कौन सा दरख्त था। लाइक इट हैपन्स। वो आपसे जो मर्जी पूछे, रिस्पेक्टेड पैनल आपसे जो मर्जी पूछे। मुझसे कहा 2 इन 2 जीन और 2 कैथरीन बताओ, तो व्हाट यू नो अबाउट देम ना, जैसे आपको पता नहीं कि मैडम ने सवाल पूछा, मुझे भी उतना ही पता था। ठीक है, और वो एंजॉय करते हैं, आपको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। बेसिकली वो आपको चेक करना चाहते हैं। चेक करें, दे आर डिफरेंट, दे आर चेकिंग। मैम अगर वो ये इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं मींस के एक बंदे को नहीं आ रहे उस चीज के आंसर, वो मींस के रैंडम जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो दे चेक योर कॉन्फिडेंस एज वेल। लेकिन नॉलेज एक एस्पिरेंट के पास वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि इसको जवाब ना आता हो, वो एक्सपेक्ट करते हैं आपको जवाब आता हो, आपने इतना ज़रूर पढ़ा होगा। इंटरव्यू इज़ फार फार डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू रिटन। मैं यही बता रही हूँ कि अभी सिर्फ रिटन से आपकी जो कोशिश होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती, अभी आगे बहुत ज़्यादा मरहले हैं जो आपने करना है। मैम जैसे आपने बताया 12 में 600 वाले जो हमारे मार्क्स आते हैं, हाँ, टोटल 600 पास वाला 600 वाला क्वालिफायर होगा। क्वालिफाइड अगर हमारे अगर 599 है तो पास हो गए। उसमें सब्जेक्ट पूछे हैं जैसे कि इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश पैसेज और कंपोजिशन, इनमें कंपल्सरी होता है पास होना। कुछ इसमें होते हैं 300 में से इंग्लिश एसे में और इंग्लिश प्रेसी में 40 लेना मस्ट है। 40 लेना मस्ट, 50 ठीक है, होता है आई थिंक। करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, जनरल नॉलेज में 300 में से
जो टोटल 120 का एग्रीगेट है वो क्रॉस करना 120 का, जरूरी है। बिल्कुल। और इस्लामियात में भी 40 लेना, बाकी ऑप्शंस में 33 लेना। जैसे कि अगर हमारे आ जाते हैं इंग्लिश में ऐसे में 40 से नीचे आ जाते हैं 1-2 नंबर हमारे, तो हम क्वालिफाइड नहीं है उसके लिए फिर। No, you are considered as failed in CSS and now लेकिन you have to दूसरा- come for the second attempt. हमारे 600 से ऊपर क्रॉस हो जाते हैं नंबर हमारे, ठीक है, हाँ। लेकिन इंग्लिश में हमारे एक नंबर कम आ जाते हैं तो फिर भी हम फेल हैं। You are failed. This is a competition हो रही है ना actually। और मैं बार बार कहती हूँ, नंबर ऑफ सेमिनार्स में मैंने कहा कि this is not about के how you know the answer of the question and what you know about। आंसर अगर आता है तो इससे पास नहीं हो जाओगे, बेस्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। इफ यू नो अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ कश्मीर, इट इज नॉट इनफ। यही नहीं कि आपको सिर्फ कश्मीर का सोल्यूशन पता है, कश्मीर के सोल्यूशंस पूछे आपने लिख दिए तो आप पास हो जाएंगे। अगर आपने बेस्ट आंसर ना लिखा जो पाकिस्तान में बाकी एस्पिरेंट्स को ना आता हो, तो फिर आप अपनी पोजीशन देखिए। दिस इज अ कंपटीशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। फिर अगर आप पेपर में अपियर होंगे तो फिर आपने ना मैप मेकिंग की, ना आपने फ्लो चार्ट्स बनाए, ना आपने ग्राफ्स बनाए, तो आपने कुछ नहीं लिखा, कोटेशंस नहीं लिखी, रेफरेंसेस नहीं दिए, आर्ग्यूमेंटेशन नहीं की, एंड यू एक्सपेक्ट कि मैंने कश्मीर पे जवाब तो सारा लिख दिया है। आप फिर खुद ही सोच लेंगे क्या होगा। ठीक है। जो रिटर्न एग्जाम उससे और इंटरव्यू के दरमियान में कितना गैप होता है, टाइम गैप आपके पास? इट कैन बी 2 months, 3 months, 4 months, इट डिपेंड्स कि अल्फाबेटिकली आपका नाम कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। या लाहौर की बारी पहले है, मुल्तान की बाद में है, या फिर इसके बाद इस्लामाबाद की, फिर लाहौर ये टेस्ट जो रिजल्ट आता है उसके बाद फिर स्टार्ट होता है इंटरव्यू प्रोसेस। जब आप रिटर्न में आपका नाम आ जाता है, क्वालिफाइड में आपको रिजल्ट नहीं शो होता, और मैं डीएमसीज आ जाती है ना, रिजल्ट नहीं शो होता, फिर होता है। और रिजल्ट कितने टाइम बाद आएगा? आने वाला है बस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के स्टार्ट में आने वाला है। आपको पहले पता चल गया? किसको पहले पता चल गया? आपको? इट एवरीबॉडी नोज कि आ जाएगा। हर साल मैं ऐसे की तैयारी कहाँ से मैं करूँगा? रिटर्न का रिटर्न की बात कर रही हूँ मैं। रिटर्न का रिजल्ट 2021 का आने वाला है ना। हर साल आप इसी 2020 में मैंने रिटर्न दिया था, नवंबर 3 नवंबर को मेरा रिजल्ट आया था। उसके बाद मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, अप्रैल में मेरा इंटरव्यू हुआ, और इसके बाद महीने बाद रिटर्न। शायद आप 2021 में नो रिजल्ट नहीं अभी आया ना, अभी तो रिजल्ट आना है रिटर्न का, फिर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ये 1.5-2 साल का प्रोसेस होता है सीएसएस का। मैं ऐसे की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए? एसए की तैयारी कहते मैम ने आपसे एसए की तैयारी इंटरनेट पे, मतलब देखिए ना, यू हैव टू डिसाइड टॉपिक्स फर्स्ट कि ये टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स को सर्च करें प्रॉपर्ली, उनकी हर डायमेंशन के नोट्स बनाएं। ही वाज आस्किंग अबाउट इट कि मैम नोट्स कैसे बनाते हैं। कोशिश करेंगे कि क्लास में से डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इट विल टेक टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सिर्फ इसी पे बात करने में कि नोट्स मेकिंग कैसे होती है, स्टैटिस्टिक्स कहाँ से इकट्ठे करते हैं, और करंट सिनेरियो को हम कैसे कंपेयर करते हैं विद द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन ये ज़रूर बता रही हूँ कि ऐसे राइटिंग क्रिएटिविटी का एग्जाम, ठीक है, उसके लिए सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक बुक को रटे लगा लेना या फिर डायमेंशन को समझे बगैर, टॉपिक स्टेटमेंट को एज अ होल लिए बगैर आगे चलना, वो आपको तो डेफिनेटली फेल कर देगा। मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ। अगर ऐसे की तैयारी का पूछो, टॉपिक्स प्रॉपर निकालो जो आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी डायमेंशंस को देखो। गूगल पर न्यूज़ सेक्शन होता है, वहाँ पर टॉपिक लिखो, न्यूज़ सेक्शन को सर्च करो, जो लेटेस्ट अपडेटेड आर्टिकल्स होते हैं ना और एनालिसिस होते हैं, वो उन्हें पढ़ो, और यू विल डेफिनेटली नो कि कोई भी डायमेंशन आ गई तो मैं कैसे डील करूँगा, ठीक है। किसी किताब से सिर्फ कह देना ये नहीं हो सकता। और डेफिनेटली मैं आपको बार बार कहती हूँ, खाना पकाता किसी को देखकर खाना पकाना नहीं आ जाता, और मैं ड्राइविंग करते लोगों को रोज देखूं तो मुझे ड्राइविंग नहीं आ जाएगी। सीएसएस का एसे बस वही बात है कि अगर आप देखते हैं ना कि आई एम राइटिंग एसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी फौरन आ जाएगा मेरा मॉक देख के, मेरा सैंपल देख के आ जाएगा। यू हैव टू राइट एंड राइट एंड राइट। जब तक नहीं लिखोगे, इवेल्युएशन नहीं करवाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। इफ यू फील कि मैं सेल्फ इवेल्युएशन बहुत अच्छी करता हूँ, मैं बहुत अच्छा अपने आप को इवेल्युएट कर लूंगा, खुद ही लिखूंगा, खुद ही इवेल्युएशन कर लूंगा, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर नहीं लगता तो फिर ज़रूर किसी अच्छे टीचर की या जैसे ये दायरन की खदमात लो और एवेल्युएशन कराओ कि वेयर आई एम लैकिंग। सिर्फ लेक्चर लेने से ऐसे नहीं हो जाता, एवेल्युएशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेयर आई एम लैकिंग। आपको तो नहीं पता था, फॉर एग्जांपल यू डोंट नो अबाउट टेक्निक्स ऑफ एसे, यू डोंट नो कि मैंने इस पेज पर जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा है उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं या नहीं पूरे, ठीक है। कैन यू एवेल्युएट योरसेल्फ कि इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं या नहीं। इफ यू फील कि यस वो पूरे हैं
तो ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं पूरे, तो फिर आपको चाहिए कि आप इसे पढ़ें भी और इसे प्रैक्टिस में लाके देखें भी कि क्या मेरे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं कि नहीं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो स्टांस होता है, स्टांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, स्टांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंप्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पूरे करने होते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड पे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड पे आती है। वो सारे ऐसे के सेंट्रल आइडिया को कवर करती है। इसके बाद हम आगे पैराग्राफ्स की फॉर्मेशन करते हैं और उन्हें हमने ट्रांजिशन करना होता है। इस तरह के कनेक्टिविटी हो बिटवीन द पैराग्राफ्स, अब कहीं से भी कोई कनेक्शन जो है वो टूटे ना, फिर जाके आप एक हेल्दी कंक्लूजन देते हैं एंड हियर यू गो। क्लियर? मैम आपने कौन सा टेस्ट किया था? पहले तो हम आउटलाइन भी बनाते हैं ना, वो थीसिस स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, फिर आउटलाइन लिखते हैं, उसके बाद पैराग्राफ लिखते हैं। ये जो आप आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, जी दैट्स नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल है कि आप लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में अपना ओपिनियन नहीं दी। यू कैन चेक इट ऑन इंटरनेट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड पे होती है और उसकी वही प्लेस होती है, ठीक है, उसे वही आना चाहिए। मैम ये जो एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम, इसका चेकर कौन होता है? रिटन एग्जाम में जो पेपर चेक करता है वो बीए पास नहीं होता, एमए पास भी नहीं होता, वो पीर मुर्शद होते हैं। नहीं वो और हम जैसे बी मैं लाइक आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये सिविल सर्विसेज के बंदे होते हैं मींस या दे आर द ऑफिशियल्स ऑफ एफपीएससी। एफपीएससी की इदारा है ना जो रिक्रूट करता है, उसके ऑफिशियल्स होते हैं। और अगर वो ऑफिशियल्स ना भी हों तो वो इतने एक्सपर्ट, बेहद एक्सपर्ट, मेरे पास अल्फाज की कमी है जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि वो कितने, मेरे पास वाकई अल्फाज में बयान कर सकूं कि वो कितने एक्सपर्ट होते हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर उन्होंने मुझे ऐसे राइटिंग में पास किया ना, तो आप इस बात पर यकीन कर लें कि मैडम को ऐसे लिखना आता है तो वो पास हुई है, अगर ना आता तो वो पास ना हो, ठीक है। अगर मेरे साथ 49th कॉमन को पास किया है तो सारे 49th कॉमन को ऐसे राइटिंग आती है तो पास की है, अदरवाइज वो पास ना करते। और आप कभी भी एफपीएससी के एग्जामिनर से, बीइंग अ डॉटर ऑफ अ सीएसपी बताऊं, चले मैं अपनी बात नहीं भी करती, आपको एक ऐसे शख्स की बात बताऊं जिसका एक्सपीरियंस भी है और जो बिगिनर्स में भी है, 8th कॉमन बहुत पीछे है, आई एम 49th कॉमन, ठीक है। उनके मुताबिक सीएसएस के जो एग्जामिनर होते हैं वो सारी जिंदगी अखबार पढ़ते आए होते हैं, किताबें पढ़ते हैं और इंग्लिश पे पूरी कमांड होती है उनको, ठीक है। और आपका ये जो बचकाना ऐसे होता है जिसमें आप सिंपल से अल्फाज, बहुत ही देखें, सिंपल अल्फाज में और अच्छे अल्फाज में फ़र्क होता है। सिर्फ हर चीज़ को गुड, बैड, हैप्पी, सैड कह देना आपको क्लैरिटी तो दे सकता है, एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, ठीक है। और जहाँ तक ये बात है कि सिर्फ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर से सीएसएस कैसे हो जाता है, तो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी आप ना एंड नहीं लगा सकते। मैं कहूँ ना फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी, तो ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैंने कहा ना एंड, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा? कंपाउंड। और अगर मैंने कह दिया ड्यू टू रेन कोमा आई कैन नॉट कम, अब ये ड्यू टू रेन डिपेंडेंट है क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, आई कैन नॉट कम ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जब हम मिलाएं तो वो कम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें कम्प्लेक्स क्या था? मैंने कहा ड्यू टू रेन आई कैन नॉट कम, इसमें कोई चीज है जो आइडिया क्लियर नहीं कर रही। जो कम्प्लेक्स है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि कम से कम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा चेंज लाएं। सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज फुल स्टॉप, इंडिपेंडेंट क्लॉज फुल स्टॉप, इंडिपेंडेंट क्लॉज फुल स्टॉप, ये एक वेयर्ड सेंस देता है एग्जामिनर को और ही नेवर अंडरस्टैंड्स कि आप क्या कर रहे हैं। क्लैरिटी कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी बहुत अच्छी आती है, कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी बहुत अच्छी आती है अगर आपको लिखना आता हो। और जहाँ तक आपका ये कंसेप्ट है कि हम कोई भी मुश्किल लफ्ज ना इस्तेमाल करें क्योंकि कहीं उसे ना उसे समझ ना आए, तो उससे अच्छी समझ आती है, ठीक है।
ही इज़ वेरी वेरी एक्सपर्ट और बहुत स्टुपेंडस टीचर होता है, जो भी होता है, ऑफिशियल होता है या टीचर होता है, और बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है, सालों का एक्सपीरियंस होता है। ऐसे उठ के CSS के एस्पिरेंट्स के पेपर नहीं चेक करता, ठीक है। और दिस इज अ कंपटीशन में वो बेस्ट पेपर्स को चूज करेगा, ये नहीं कि किसी को भी पकड़ा और पास कर दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो नोबडी कैन बी CSP बाय ओनली लक फैक्टर, कि इसकी किस्मत अच्छी थी तो ये CSP बन गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। थ्योरी क्वेश्चन में क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? या तो मिनी ऐसे की तरह डील करो कि पहले क्वेश्चन की आउटलाइन बना लो, इसके बाद पैराग्राफ्स को ट्रांजिशन करो जिस तरह ये लिखा हुआ, ठीक है। या फिर हेडिंग वाइज करो और अंदर मैप्स बनाओ, और अगर मैप्स नहीं है तो कोटेशंस दो, क्योंकि जब हम आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, अगर आप कहते हो कि यस प्लेटो ने कम्युनिज्म में बहुत अच्छी थ्योरी दी है, तो जब आप फिर स्टार्स ले लेते हैं ना, आर्ग्यूमेंटेशन करना नेसेसरी है। आर्ग्यूमेंटेशन करते हुए आपको फिर डिटेल से एक्सप्लेन करना पड़ता है उसे, ठीक। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप कॉजेस बता रहे हैं टेररिज्म के, तो अगर आप कुछ भी बना देंगे ना, कुछ भी बना देंगे तो फ्लो चार्ट हो जाएगा। मैप्स और फ्लो चार्ट में क्या होता है? मैप्स और फ्लो, डायग्राम, मैप, फ्लो चार्ट। मैं क्या करती हूँ? आई हैव टू शो यू बाय द पिक्चर। मैप तो होते हैं ना जो नक्शा होगा पूरा। करंट अफेयर्स की जो पेपर। नहीं, डोंट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। पाकिस्तानी अफेयर्स में भी मैप्स बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में मैप बना सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, ब्रिटिश हिस्ट्री के पेपर में अगर आप यू आर टॉकिंग अबाउट सुएज कनाल के सुएज कनाल ब्रिटेन और फ्रांस ये क्या सब कुछ था, इनकी कन्फ्लिक्ट की बात करो, यू कैन ड्रॉ मैप। मैप रिलेटेड तो चीजें जो होती हैं उनमें मैप बनता है ना। हाँ, तो क्वेश्चन जरूर ऐसा होता है कि जिसमें मैप बनता है। हाँ, ब्रिटिश हिस्ट्री में था लास्ट टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने मैप ड्रॉ किया, और 62 है मेरा ख्याल है किसी क्वालिफायर के, बट नॉट ही इज नॉट एलोकेटिंग। आई स्कोर 56 से ज्यादा 49 में किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैप रीडिंग करूँ, मतलब सीखूं किसी से मैप। क्या वो तो डेफिनेटली आप ऐसा करेंगे, आप प्रिंट निकालें एंड जस्ट पुट इट ऑन योर कबर्ड, पेस्ट इट, आप उसे सुबह शाम देखें एंड प्रैक्टिस इट, बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं भी इसके कुछ टिप्स दे दे मैप रीडिंग में। मैप रीडिंग में मैप, यू हैव टू ड्रॉ मैप, जस्ट नॉट टू रीड, यू हैव टू ड्रॉ। पेपर में ड्रॉ करने हैं। एग्जामिनर डजंट नो कि तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं, वो जो पेपर पे होगा वही डिफाइन करेगा कि व्हाट यू आर। जो पेपर पे होगा ना वही डिफाइन करेगा कि व्हाट यू आर। मैम आपका टॉपिक यहाँ पर काइंडली थोड़ा बताइएगा, आपने क्या स्टांस लिया था उसके ऊपर, किस तरह लिखा? पॉलिटिकल पोलराइजेशन। नहीं, जो ऐसे का था। हाँ, पॉलिटिकल पोलराइजेशन था ना 2020 में, उसको मैम क्या ठीक है। स्टांस था? मैंने ये स्टांस लिया था कि हाँ पाकिस्तान में पोलराइजेशन है, गवर्नमेंट एक साइड पे, ऑपोजिशन एक साइड पे, लेकिन आई डिडंट मेंशन द नेम्स ऑफ PTI और PMLN, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका स्टांस वाज़ेह होना चाहिए कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है या फिर नहीं है, एंड वंस यू टेक द स्टांस देन यू हैव टू बी आर्गुमेंटेटिव। देन आर्गुमेंटेशन को आप कोटेशंस के जरिए सपोर्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए सपोर्ट। स्टार्ट में कोटेशन लिखते हैं चाहिए। यू कैन राइट इट, आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं। मैम नॉलेज हमारे पास काफी ज्यादा आ गया, नॉलेज बहुत ज़्यादा आ गया, आप उसका डाइजेस्ट कैसे करें? मतलब एक रिवीजन कैसे? लाजमी है। मतलब सारा दिन पढ़ते रहेंगे आप, कोई मतलब हाँ, FATF पे करंट स्टैटिस्टिक्स देखें, करंट सिनेरियो देखें FATF पे क्या है, और FATF के आगे जाकर इसका और पाकिस्तान का ताल्लुक कैसा होगा, ठीक है। ग्रे लिस्ट में है तो ब्लैक लिस्ट तो नहीं हो सकते, या ग्रे में है तो वाइट में कैसे जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस को आंसर कर लेना इतना काफ़ी होता है CSS के सवाल का जवाब देने में। मैं आपको ये बताती हूँ कि 2 ग्रुप्स फेल होते हैं, एक तो वो जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और एक वो जिनका नॉलेज इतना बढ़ जाता है कि वो उसे रिवाइज नहीं कर पाते। सो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर प्रिपरेशन। जिस दिन पेपर होता है उस दिन आपके पास टाइम बहुत कम होता है, यू कम होम एट 6 और 6:30, तो फिर टाइम नहीं बचता। जस्ट वन इंटरव्यू में आपकी एलोकेशन कर देते हैं, या इसका प्रोसेस है कि रिटर्न क्वालिफाई करेंगे आप, इसके बाद आप मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल क्लियर करेंगे, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ओरल साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड रिटन साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। ओरल में आपसे कमांड टास्क करवाएंगे, एक्सटेम्पोरे स्पीच करवाएंगे, और उर्दू का मुबाहिसा होगा। इसके बाद जो रिटन होगा उसमें पिक्चर्स होंगी, आपको देंगे, उन पे आपने 4 मिनट्स में स्टोरी लिखनी है, देन न्यू पिक्चर 4 मिनट्स में स्टोरी लिखनी है, मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने हैं। साइकोलॉजिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगा, एग्रीगेट मैथ के साथ इंटरेस्ट ना हो, वो बाकी चीज़ों में तो अच्छा होगा ना। उससे मैथ ही करवाएंगे। मैथ के साथ ताल्लुक भी ना हो, रिश्तेदारी भी कोई ना हो, फिर और ना। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। CSP इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, सारा कुछ ना कुछ आता जरूर है, और अगर नहीं आता ना तो वो सीख लेते हैं, और वो सीख लेते हैं। इजी मास्टर ऑफ नन।
हाँ, he is master of none. I cannot say that I am master of essay teaching. बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसलिए I express it again and again. बहुत ज़्यादा लोग हैं जो essay बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, they are master of essay teaching. लेकिन if you qualify, तो आपको आता है तो qualify होगा ना, ऐसे थोड़ी qualify हो जाओगे. हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएं। कोटेशंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि जब आप कोई आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं ना कि को एजुकेशन के कॉजेज ये हैं या पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए, तो उसके बाद आपके अपने ओपिनियन के साथ आपको बाकी लोगों के ओपिनियन भी ऐड करने चाहिए ताकि आपकी बात में वजन होता है. एंड व्हेन यू गिव वेटेज टू योर ओपिनियन तो फिर बहुत अच्छा हो जाता है. वेटेज के लिए आपको, हाँ, आर्ग्यूमेंटेशन के लिए आपको दलाई देनी है. पैराग्राफ के अंदर एक कोटेशन लाजमी है। नहीं 4 to 5 ठीक होती हैं एक क्वेश्चन के लिए. क्या बताऊं? प्रेसी का प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है प्रेसी जो है ना वो सिर्फ छोटा कर देना प्रेसी होता है. मैं बार बार कहती हूँ यू हैव टू फाइंड द सेंट्रल थीम अराउंड विच द होल पैराग्राफ रिवॉल्व्स. और जब आपने सेंट्रल थीम को फाइंड कर लिया, उसे कनेक्टिविटी के साथ सेंटेंसेस में लिख देना, यही प्रेसी होती है. लिखने से आएगी, सिर्फ सुनने से नहीं आएगी. अब अगर मैं कहूँ CSS वर्सेस सोशल लाइफ तो फिर आप क्या कहेंगे? CSS मैं मेडिकल प्रोसेस में क्या मींस के होने के लिए अगर इफ समवन उसी में कोई दिल गुर्दे सब कुछ चेक करो, हाथ पाँव एवरीथिंग, यू विल बी नॉट एलिवेटेड. अगर कोई ऐसा मसला है जो कि इस काबिल नहीं है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो टू पुलिस और आपको बिल्कुल नजर नहीं आता या इस तरह, तो फिर जो कोटा होता है यू कैन फॉल इन कोटा, लेकिन जनरल में नहीं आ सकते. या ऐसी कोई सख्त बीमारी हो जिसको आपको लगे कि यू विल एक्सपायर इन सम डेज, अस्तगफिरुल्लाह, तो फिर बस इसके अलावा आई साइड का क्या इशू करते हैं हम? नथिंग, कुछ भी नहीं. आई साइड का उससे कोई ताल्लुक नहीं, दे चेक और फिर वो कर लेते हैं. आई साइड कैसे कोई, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्लाइंड पीपल ना, उनका कोटा होता है और वो बड़ा, जब वो पाकिस्तान को सर्व करते हैं बहुत अच्छा सर्व करते हैं, बहुत अच्छा सर्व करते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपनी लाइफ में. जो उन्होंने ट्रबल्स देखे होते हैं, उससे उनकी डेडिकेशन और इंडस्ट्रियसनेस में इजाफा हो जाता है. मैम एक चीज़ और, जो पुलिस सर्विसेज पाकिस्तान में हाइट है उसका क्या? नो प्रॉब्लम. हाइट का कोई इशू नहीं, जेंट्स के लिए कुछ भी नहीं. ये सब इंस्पेक्टर का टेस्ट नहीं है, ये CSSS में दिमाग चलाना है, हाइट का कोई काम नहीं है इसमें. ठीक है, सिर्फ दिमाग चलाना होता है. आपके दिमाग की बेसिस पे आपको, यहाँ की बेसिस पे आपको एलोकेट करना है. मुझे किसी बंदे ने ना मेरी माइंड मैपिंग की है कि हाइट कम हो तो हाइट का ताल्लुक नहीं. यू हैव टू मेक अ प्लान. प्लान करना है, वहाँ हाइट क्या करेगी? तुमने थोड़ी करना है जाके, तुमने इनकाउंटर्स करने हैं, ऐसा नहीं. यू हैव टू मेक प्लान. प्लान बनाने के लिए ये तो चलना चाहिए ना. ज्यादा बोलने वाले भी हो जाते हैं. मैं हो नहीं गई. Any other question? नोट्स मेकिंग टेक्निक आई नीड टू elaborate. नोट्स मेकिंग किस सब्जेक्ट की? Past affairs, current affairs. अब मैं आपको ये बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें. ठीक है, और ये देखें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशंस कौन सी हैं जिन्हें एग्जामिनर पूछ सकता है या उससे पसंद है. जैसे इस वक्त अगर आप कहें कि आप अफगानिस्तान और तालिबान का टॉपिक छोड़ दें या इग्नोर करें, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी. इट्स वेरी 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 क्रूशल टॉपिक. और इस तरह के टॉपिक्स को पहले इनके नोट्स मेकिंग करनी चाहिए जिनमें उनकी हिस्ट्री के बजाय करंट सिनेरियो और स्टैटिस्टिक्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ज़्यादा डिस्कस किया एज कम्पेयर टू के आपने एज कम्पेयर टू हिस्ट्री, यानी आपने सारे के सारे बता दें 1979 में क्या हुआ, 1980 में. जस्ट फोकस ऑन 2021. बहुत ज़्यादा हिस्ट्री आ रही है ना, तो 2020 पढ़ लो बस, इससे पीछे नहीं, ज़रूरत नहीं है. जस्ट टेक कंसेप्ट और करंट सिनेरियो को डिस्कस करो. ठीक है, बट रिविजन इज मोर इम्पॉर्टेंट. और कोई क्वेश्चन? सिलेक्शन का बता देते हैं ग्रुप वाइज. सब्जेक्ट सिलेक्शन का बता दूं. सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं. सब्जेक्ट सिलेक्शन सिर्फ इस चीज़ से नहीं होती कि इस CSP ने या इस शख्स ने ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया तो मैं भी ऑप्ट कर लूँ. ठीक है, आपने तो स्कोरिंग ट्रेंड देखना होता है. ठीक है, फिर आपने देखना होता है वो आपकी डिग्री से ओवरलैप करता है या नहीं करता. मैंने पॉलिटिकल साइंस को रखा इसलिए क्योंकि आई वाज मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस. ध्यान से मेरी बात सुनो ना, मैंने पॉलिटिकल साइंस क्यों रखा और मैंने मास्टर्स क्यों किया? मैंने मास्टर्स किया ही इसलिए क्योंकि मैंने CSS में रखना था. मैंने कहा डिग्री की डिग्री हो जाएगी और प्रिपरेशन की प्रिपरेशन हो जाएगी. ट्राई टू बी स्मार्ट. अगर आप डिग्री वो नहीं रखते, या पहली बात तो ये कि अब CSS में ये हो गया हुआ है कि यू प्लान
आप 4-5 इयर्स प्रायर प्लान करते हैं ये नहीं कह रही कि हर एस्पिरेंट, लेकिन यूजुअली एस्पिरेंट्स आप 4-5 इयर्स प्रायर प्लान करते हैं कि हमने CSS करना है, उसके मुताबिक फिर वो डिग्री को चूज करते हैं। लेकिन एट द वेरी एंड डिग्री भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी जितना उस वक्त आपका इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैन यू अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड कैन यू आंसर वेल। अगर आपको लगे मैं इस पेपर में पास्ट पेपर को एनालाइज करने से कि मैं 20 to 30% क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूँ, तो ये इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है। प्रेपरेशन से पहले भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये है क्या, इसलिए पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स को तैयार कर लें। जब आप कंपलसरी को तैयार कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा मुझे IR नहीं आता, मुझे पॉलिटिकल साइंस थोड़ा बेहतर आता है, या मुझे पॉलिटिकल साइंस नहीं आता, IR आता है। और फिर एट द वेरी एंड पढ़ने से सब कुछ आ जाता है, जो नहीं आता उसे पढ़ लो तो वो आ जाएगा। लेकिन इतनी बेवकूफ़ी भी नहीं कि इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी और इकोनॉमिक्स को ऑप्ट कर लो, कभी देखा भी नहीं कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि यू हैव टू स्पेंड 1 or 2 years फॉर बीइंग अ स्पेशलिस्ट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में मुझे भी डेफिनेटली 2 साल लगे तो मास्टर्स हुआ ना, फिर ही मैंने पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट किया। आई एम सेकेंड ओवरऑल पाकिस्तान में पॉलिटिकल साइंस, 145 इज द हाईएस्ट स्कोर। इस वजह से आपको समझा रही हूँ कि प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है और पास्ट पेपर्स का एनालिसिस जरूरी है। US हिस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो फिर उसे तैयार भी वैसा करें कि आप कंपटीशन में ऊपर आ जाओ। इंडो पाक हिस्ट्री में कंपटीशन नॉर्मल है, लेकिन उसे तैयार ऐसा करें कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। सिर्फ पास हो जाने से CSS नहीं होता, बार बार कहती हूँ दिस इज अ कंपटीशन। सबसे मायूसी तब होती है व्हेन यू क्वालिफाई रिटन बट यू आर नॉट एलोकेटेड। ठीक है, यू आर नॉट एलोकेटेड एट द बिगिनिंग। मैम ये पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन आपस में कितना कोरिलेट करते हैं? 20 to 30% करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। लेकिन अगर वो 20 to 30% भी करता है तो उसे भी आप बेहतर तौर पे तैयार कर लो तो बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू इवेल्युएट योरसेल्फ कि मैं किस पोजीशन पे हूँ और मैं कैसा लिखता हूँ। और अगर इफ़ यू फील कि नहीं मैं इसमें फेल हूँ तो फिर आप टीचर्स की खिदमत लें और टीचर्स को इवेल्युएशन करवाएं कि क्या मैं सही डायरेक्शन में लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा। ठीक है, मैम जो आज के लिए इतना काफी है। आर्ट फील्ड का बंदा है, आर्ट फील्ड में मैं आर्ट्स में लेती हूँ तो क्या हुआ, आई एम इन उसके PSP। लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन की क्या? सब्जेक्ट्स का उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप Means साइंस के हो के आर्ट्स के हो, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। आपने ये देखना है मुझे ये सब्जेक्ट आता है या नहीं आता, और अगर मैंने इसे चूज कर लिया है तो मैंने इस पे इतना काम करना है, इतना काम करना है कि मुझसे ज्यादा बेहतर कोई जवाब ना दे सके। अगर आपने जेंडर स्टडीज रखा है, कोई ना कोई तो होगा जिसने जेंडर स्टडीज में टॉप किया है, तो क्या वो जेंडर स्टडीज की डिग्री लेके आया था या वो पंजाबी की डिग्री लेके तो नहीं आया? पॉसिबल नहीं है ना, कोई एक होगा, 2 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। अब मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया 144, जिसने 145 स्कोर किया है उसकी डिग्री नहीं है मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में। क्लियर? तो आपने ये देखना होता है कि मैं इस सब्जेक्ट पे कितनी कमांड रखता हूँ या मुझे कितना अमूर है। मैम लास्ट क्वेश्चन, हाँ, आपने स्टडी स्केड्यूल करनी शेयर करो। 9 to 10 आवर्स पर डे पढ़ना और 2 घंटे उसी टाइम में लिखना। सुबह उठने के बाद सबसे पहले इंग्लिश एसे और प्रेसी को देना, फिर एक दिन करंट के लिए, अगले दिन ऑप्शनल्स के लिए, एक दिन कंपलसरी के लिए, एक दिन ऑप्शनल्स के लिए, और इंग्लिश डेली बेसिस पे ईडियम्स को लर्न करना, वोकेबलरी के वर्ड्स को देखना, प्रेसी राइटिंग लिख लिख के देखना, एसे राइटिंग का मटेरियल गैदर करना और उन्हें लिखना। ठीक है, और किसी के मॉक ऐसे को देख के आप ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते। इट वुड बी यू हु विल डिसाइड कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। हो सकता है आपने सारे पाकिस्तान के टीचर से लेक्चर ले लिया, लेकिन एट द वेरी एंड आपको फिर भी जो है ना वैसे लिखना नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको क्रिएटिविटी सीखनी है। और अगर सीखना चाहे शख्स तो खुद भी सीख सकता है, ना सीखना चाहे तो फिर कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि एवेल्युएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे टीचर से अपने ऐसे राइटिंग की एवेल्युएशन करवाएंगे, क्या मैं अच्छा लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समटाइम्स हमें टेक्निक्स नहीं आती, वी रिलाई ऑन द बुक्स ऑनली, लेकिन जो चीज़ 2 घंटे पहले हुई है, फरवरी में आपका एग्जाम है, और जो चीज़ जनवरी में हुई है, फरवरी में हुई है, वो किसी किताब में तो नहीं होगी ना। यू हैव टू यूटिलाइज इंटरनेट फॉर इट। ठीक है, बी डिजिटल। मैंने सारी रटे लगाई थी, तुम्हें करनी है तो जरूर करनी। मैंने तो सारी की थी, क्योंकि दिस इज अ कंपटीशन। मैं क्यों मौका दूं कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स में कोई मेरे से ज़्यादा मार्क्स ले ले। आई स्कोर्ड 68 इन प्रेसिडेंसी। मैंने सारी याद की थी, कुछ भी नहीं छोड़ा था। वैसे इंग्लिश की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है इसमें, जबकि हमारी लोकल लैंग्वेज है तो यू आर गोइंग टू बी अ फॉरेन एम्बेसडर। सिर्फ एक पोस्ट PSP में हाँ, PSP में उर्दू में तो नहीं बात होती। व्हेन यू आर इन PSP
जब आप प्लानिंग करते हो तो ब्रीफिंग इंग्लिश में देनी है, CSA में इंग्लिश बोलनी है, वो तो और बात है ना, आगे सर्विस में भी बात इंग्लिश में ही करनी है। एंड इफ़ योर पेरेंट्स आर नॉट ब्यूरोक्रेट या इफ योर फैमिली डजंट पोजेस एनी, तो आपको नहीं अंदाज़ा कि वो जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है। वो जो इन्वायरमेंट होता है ना वो बहुत क्लास का होता है, ठीक है। वहाँ पर उर्दू में बात करना या उर्दू लिखना ये अच्छी बात है, लेकिन प्रेफर किया जाता है इंग्लिश को क्योंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाएगा तो ज़रूर CSS उर्दू में होगा, और ये जो 1 पॉइंट कुछ की परसेंटेज है ना पासिंग, ये बहुत बहुत ऊपर हो जाएगी अगर उर्दू में हो जाए। लेकिन उर्दू में चूंकि नहीं है तो फिर इंग्लिश में है, और अगर किसी चीज़ में कमांड ना हो तो एनालिसिस और ओपिनियन उस लैंग्वेज में शेयर नहीं किया जा सकता, इसका ध्यान रखें। अगर किसी चीज़ में किसी लैंग्वेज में कमांड नहीं है ना तो उसमें अपना एनालिसिस और ओपिनियन नहीं शेयर किया जा सकता, ट्रांसलेशन की जा सकती है कि उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लूँ, या जो दिमाग में उर्दू आती है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूँ, लेकिन ओपिनियन और एनालिसिस नहीं शेयर किया जा सकता। आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होना लाजमी है, ठीक है, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी। और कुछ मैम जब ऐसे में आप आर्गुमेंट्स देती हैं तो आर्गुमेंट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं? नो नो नॉट एट ऑल, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ राइटिंग। एक पैराग्राफिक पीस ऑफ राइटिंग होता है, उसको अंडरलाइन नहीं कर सकते, उससे कुछ भी नहीं कर सकते। और कोटेशंस का ये तरीका भी नहीं होता ऊपर 4 लाइंस छोड़ी नीचे 4 लाइंस छोड़ी, नो, जस्ट गिव कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और अपनी बात करो जो करना चाह रहे हो, जिसकी कोटेशन देना चाह रहे हो वो बात करो, ठीक है। नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूशन में टीचर्स बहुत अच्छी जो है वो एवेल्युएशन भी करते हैं, तो ज्वाइन दीज टीचर्स और अपने आप को लिख लिख कर इतना तैयार करें कि CSS 2022 आपका फॉर्चुनेट ईयर हो जाए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू मैम। टेक केयर। मैं भी इधर ही हूँ, जब मर्जी मेरे पास। ठीक हो गया, आप भी आगे जाना ठीक, मैं हो सकता आधे घंटा। अच्छा अच्छा, आप जो है ना मैं तकरीबन आधे पौने घंटे तक मैं आगे आप बेशक आके बैठे चाय से ठीक हो ठीक हो गया, ठीक हो गया। लोकेशन सेंड कर देंगे कलमा चौक से नारी
उसके बाद जाना खुदा होकर। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ? कोरोना कोविड। अच्छा याद ऐसे है कि नाउ कोरोना कोविड इज देयर, इज समथिंग दैट इज गोइंग टू लिव विद अस। वी कैन नॉट इग्नोर इट एंड वी लाइक कोई 100 में से एक होगा जो बचेगा, वरना वी विल नॉट बी इम्यून टू इट। द रीजन इज इट इज कमिंग इन मेनी फॉर्म्स, बहुत से तरीकों से आ रहा है और इट विल नॉट इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। तो हम सब इसमें से गुजर चुके हैं। तो आपकी जो एज है दैट्स वेरी सेफ एज, लाइक यू कैन बेयर इट गुड। और जो मेरी एज है, मेरी एज के जो बॉडी बिल्डर हैं, दे हैव आल्सो फेल्ट वेरी वेरी मिजरेबल बिकॉज सांस नहीं आता। और सांस का कोई ताल्लुक नहीं कि फेफड़े इतने बड़े हैं, सीना इतना चौड़ा है, कद 6.5 फुट है। नो, इट डजंट, इट हैज इट्स बैड इफेक्ट्स। तो यू आर अल्हम्दुलिल्लाह सेफ, अल्लाह करे आपके घर वाले भी सेफ रहें। और ये जो है तमाम दुनिया में कोरोना को दे आर टेकिंग एज अ फ्लू। आपको पता है ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा किलर कौन है? फ्लू। फ्लू ने मैक्सिमम लोग मारे हैं आज तक दुनिया में, अफवाह को। एंड फ्लू वाज जस्ट अनदर वायरस इन्फेक्शन लाइक दिस वन। ओके, तो फर्स्ट में स्टार्ट में इट किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल, 50 मिलियन से ज्यादा लोग मरे, 5 करोड़ से ज्यादा। और अब हम आज कहते हैं लो जी इन्फ्लू है, उठ के बैठ भी नहीं सकता, कम भी नहीं करता, और हम उसको बुरा भला कहते हैं, ऐसे ही। सो दिस इज द स्टेटस बेसिकली। तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी विद अस फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, अनलेस जो हम वैक्सीन जो हम दरियाफ्त कर रहे हैं, जो चीज़ें हम दरियाफ्त कर रहे हैं, इसमें अब फाइजर की आ गई है। आपने लगवा दी है वैक्सीन सबने? तो काइंडली अब फाइजर की लगवा लें। फाइजर की इज़ रिपोर्टेडली द बेस्ट वैक्सीन। ये सबसे अच्छी है, सबसे अच्छे रिजल्ट देती है, सबसे कम नुकसान करती है। अच्छा, तो मैं ज़रा अपना फ़ोन बंद कर लूँ ताकि फिर उसके बाद हम बातचीत कर सकें। सबसे पहले तो अभी 2 टीचर्स आपके पास आए हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एनी क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क सो फार? सर एक चीज़ पूछनी थी कि फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट होता है ना, तो उसकी हमने रिलेटिविटी शो करनी होती है करंट सिचुएशन से। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लेटो का पढ़ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से हम करंट सिचुएशन पे, फॉर एग्जांपल प्लेटो की थ्योरी है आइडियलिज्म की, तो वो हम करंट सिचुएशन में किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बताइए। देखें, ऐसे है कि अगर आप आईआर पढ़ते हैं तो आईआर तो अभी नया सब्जेक्ट है। हम इस्लामिक स्टडीज़ की बात कर लेते हैं जो उससे भी पुराना है, और हम इस्लामिक स्टडीज़ को बेसिकली आइडियलिज्म के साथ मंसूब करेंगे। इट इज़ नॉट लिबरलिज्म और नॉट स्ट्रक्चरलिज्म, कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली वही है। तो हम ये करते हैं कि हम आज के इम्पैक्ट देखते हैं जो वेस्टर्न स्कॉलर्स ने या वेस्टर्न राइटर्स ने लिखे हैं कि आफ्टर सो मैनी ईयर्स वो बहुत से ऐसे कामों पे आ रहे हैं जो इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले कहे थे। मसलन खाना खाने का आजकल का बेहतरीन तरीका क्या है? बाय एवरी डॉक्टर, भूख रख के खाओ, पानी पहले पियो, ऐसे ही है ना, बैठ के खाओ, डोंट ईट अप इन अ हरी, आराम से खाओ, इस्लाम के तरीके थे। अच्छा, तमाम के तमाम वेस्ट जो है सुबह कितने बजे उठता है? 4 बजे, 4 बजे ऑलमोस्ट। और हमारी नमाज का वक्त भी वही था, अजान थी 4 बजे और फिर नमाज थी और चीज़ें थी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप और भी बहुत सी चीज़ों में नज़र दुराएं, तमाम में नहीं, तो आप देखेंगे कि आज वो जो ड्रिंक मना थी उसकी वजह से कितने करोड़ लोग क्रॉनिक अल्कोहलिज्म का शिकार हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है हर उस चीज़ से। अच्छा, इवन जितने लोग जो हैं जिनको कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी होती है, तो उन सबको कहा जाता है वज़ू करो बार बार। वो बार बार अपने हाथ, मुंह और सर जो है वो धोते हैं। तो किसी आदमी ने मुसलमानों के मुल्क में आके पूछा कि इनको क्या है, ये किसी सेनेटोरियम से आए हैं? उन्होंने कहा नहीं जी, नमाज़ पढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ परेशान लोगों को ये कहा जाता है। तो अल्लाह ने हमारी परेशानी का पहले से हल निकाला हुआ है, वन वे और द अदर।
तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा बच्चों, बात यह है कि आपने CSS देना है, तो CSS है क्या बेसिकली, और आप कितनी देर में दे सकते हैं, ये दोनों बातें मैं आपको इकट्ठी बताता हूँ। पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम शहजाद असलम सदीकी है। लाइक 30 ईयर से ज़्यादा मेरी सर्विस है। मैंने कोई 4 साल एज एडिशनल IG काम किया है KP में, खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके बाद अभी आई एम वेटिंग पोस्टिंग। अच्छा, इस कोरोना में मेरे फादर की भी डेथ हुई है, सो आई हैव माई कंसर्न्स अबाउट कोरोना। तकलीफ़देह चीज़ है, हम सब के साथ है, ज़िंदगी हम सब के साथ एक जैसा सलूक करती है, मिलता जुलता था, और वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अच्छा बच्चों, दूसरी बात यह है कि आई हैव बिन टीचिंग फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 25 ईयर्स नाउ, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। जब हम किसी एकेडमी में जाते थे, लाजमी मैं पहले पढ़ाने जाता था, क्योंकि हमारे वक्त में तो एकेडमीज़ थी नहीं पढ़ने के लिए, तो मैं ये देखता था कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, बिकॉज यू लुक फॉर द गुड थिंग्स। तो वो गुड थिंग्स जो है वो सारी एक महीना नज़र आती थी, उसके बाद बैड थिंग्स शुरू हो जाती थी जो अच्छी नहीं लगती थी, बट दे वर देयर। और रियलिटी थी, रियलिटी ऑफ लाइफ को आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज इट बिकॉज यू हैव टू फेस इट। तो फिर हमने सोचा कि हम एक एकेडमी अपनी बनाते हैं कोशिश करके। तो माई सन मोहम्मद हैज़ स्टार्टेड दिस एकेडमी एंड आई एम हैप्पी कि हमें बहुत से प्रॉब्लम्स नहीं पेश आते जो बाकी बच्चों को आते थे। जो सबसे पहला प्रॉब्लम पेश आता था बच्चों, वो ये था कि टीचर नहीं आते थे। आज 2 लेक्चर हैं तो कल 1 है, तो परसों 3 है, तो उससे एक दिन पहले जो था वो कोई लेक्चर ही नहीं हुआ, छुट्टी थी। इस तरह का मसला नहीं है बेटा। वी ट्राई टू हैव अ वेरी प्रॉपर स्केड्यूल, एंड इफ़ अनफॉर्चुनेटली कोई टीचर ना आए तो हमने उसका तरीका रखा हुआ है, खुफिया वो मैं वैसे आपको बता देता हूँ, उस दिन हम टेस्ट ले लेते हैं। तो ये एक नॉर्मल तरीका है, हम भी इंसान हैं, समटाइम्स इट हैपन्स लाइक दिस। तो बजाय इसके कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं आज का टेस्ट शेड्यूल था, नहीं, इट डजंट हैपन। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड यू आर टू बी फ्लेक्सिबल। कभी आप भी नहीं आते हैं, आपकी अपनी रीज़न होती हैं, कभी हमारी भी रीज़न होंगी, लेकिन वी आर ऑनेस्ट विद यू। आपसे जो बात भी करेंगे वो वैसी की वैसी रहेगी। दूसरी बात, जो दूसरी सबसे बड़ी बात वह है, वो ये है बच्चों के सब लोग कहते हैं जी हम आपको नोट्स देंगे और वो नोट्स ऐसे होंगे बस वो बेजा करवा देंगे। ठीक है बच्चों, हम आपसे ऐसा कोई वायदा नहीं करेंगे। उसकी रीज़न है, हम आपको नोट बनाना सिखाएंगे ताकि आप नोट्स खुद बना सकें और आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। ये जो आप किताब पढ़ते हैं ये क्या होती है? किसी टीचर के नोट्स होते हैं, लेकिन वो किताब हम याद नहीं कर सकते इसलिए कि वो हमारे नोट्स नहीं थे। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि हम उसको बहुत करीब तक याद कर सकें, लेकिन नहीं होती। अच्छा, इसी तरह लोग क्या करते हैं कि पहले अपने नोट्स बनाते हैं 4 किताबों से, वो बनते हैं कोई 600 सफ़े के। उसके बाद क्या करते हैं, पता चलता है इम्तिहान से 2 माह पहले एक और बंदे के नोट्स आ गए हैं, ओए हो तबाही नोट्स हैं, वो भी इकट्ठे कर लेते, पास रख लेते हैं। फिर पता चलता है जी फलां जगह पे एक और नोट्स आए हैं जी, बस उसको ना देखा तो हम फेल हैं, वो भी हम इकट्ठे कर लेते हैं। तो फिर क्या बनता है, अब 1800 पेजेस आपके पास होते हैं, सुबह आपका पेपर होते हैं 2, और 1800 पेजेस सिर्फ एक नोट्स के होते हैं, यानी एक सब्जेक्ट के होते हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ उनका। बट वी टीच यू, यानी वो बेसिकली सब्जेक्ट आपका मैं ही लूँगा। वो सब्जेक्ट क्या है बेसिकली बेटा, आई विल बी टीचिंग यू ऑल ऑफ यू एग्जामिनेशन स्किल्स, कि हम किस तरह से अपने नोट्स बना सकते हैं कि आपके पास 5, 10, 15, 20 जितनी भी किताबें मौजूद हों। हाउ विल वी सिलेक्ट द बेस्ट वन बुक, हाउ विल वी सिलेक्ट द सेकेंड एडिशनल बुक इफ़ वी आर लाइक वी नीड इट। और नंबर 2, अगर किताब 1000 सफ़े की है तो आपके नोट्स 200 पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कौन से 200 पेजेस? जो आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, किताब वाले 200 पेजेस नहीं, आपकी अपनी हैंड राइटिंग के, वो किताब के 100 पेजेस भी नहीं बनते। तो ऑलमोस्ट 1/10 पे ले आते हैं हम, और हर बच्चे के नोट्स डिफरेंट होंगे, इसलिए कि हर बच्चा अपनी समझ के मुताबिक नोट्स तैयार करेगा। आप सब चूँकि बेसिकली ग्रेजुएट्स हैं, तो हम समझते हैं कि आप इस मुसीबत में तो नहीं है कि यार मुझे नोट्स बनाने नहीं आएंगे या मेरे स्पेलिंग गलत हो जाएंगे। वी होप कि आप इससे बेहतर हैं, एंड वी होप ऑल ऑफ यू आर बेटर देन दैट। तो जब हम आपको ये पढ़ाना शुरू करेंगे तो जो नोट्स आप बनाएंगे दे विल बी कवरिंग ओनली हाउ मच, 1/10। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं माइंड मैप्स। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। और एक और है जिसको अभी एक और मेथड कहते हैं, वो मेथड भी आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हम माइंड मैप्स तक रहेंगे।
तो माइंड मैप्स में वो 200 पेजेस जो आपने याद किए होते हैं, दे श्रिंक टू 50 पेजेस, मैक्सिमम 50 पेजेस, 40 पेजेस, 50 पेजेस। और वो 50 पेजेस अगर आप पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, 2 घंटे लगेंगे आपको पढ़ने में, 2 से ढाई घंटे, लेकिन 2 से ढाई घंटे में जो आप याद करेंगे वो आपको भूलेगा नहीं, यानी उसमें भूलने के चांसेस मिनिमम होते हैं। देखें, होता है ऐसा है, अगर मैं आपको वो सुनाऊं कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग, सुनी हुई है ना, पढ़ी भी हुई है, नहीं पढ़ी हुई? इंग्लिश में एक नज्म थी हमारी एफएससी में, आपकी भी शायद होगी, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। तो उसके अंदर अब तेजी से बोल के आपको बता के मैं कहूं जी आप इसको याद कर लें, तो वो याद नहीं होगी। याद कौन सी चीज होती है? जिसके अंदर हमारा हार्ट एंड सोल होता है, जो हमारी मर्जी के मुताबिक होती है, जो हमारे इस्तारे यूज करती है, जो हमारे मेटाफर्स को जानती है, जो हमारी सिमिलीज को पहचानती है। उर्दू पढ़ी भी है ना, समझ लग रही है सिमिलीज मेटाफर्स क्या होते हैं? तशबीह, इस्तारा क्या होता है? जी बेटा, हाँ ग्रामर में थे, वो कहता था कि मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी सितारे पे निगाह डालो, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। तो फिर उसके बाद कहता है कि अगर वो सितारा तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना कि वो इस्तारा था मेरे दिल का। लाइक देयर आर वेज ऑफ सेइंग थिंग्स विच पोइट्स से, देयर आर वेज ऑफ नोइंग अबाउट थिंग्स विच साइंटिस्ट से। और हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक साइंटिस्ट हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे, अगर आप एक फिजिशियन हैं तो कैसे, फिजिक्स की बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे, अगर एक आप आर्ट के स्टूडेंट हो तो आप कैसे अपना काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा बच्चों काम ये है कि हम आपको बताएं कि आप कितनी देर में एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसके लिए आप आज तशरीफ़ लाए हैं। वो बच्चे जिनकी पहले से कोई स्टडी नहीं है, उनके लिए 5 माह में प्रिपरेशन करना मुश्किल काम है। आपको सब लोग कहेंगे, तमाम अकेडमीज कहेंगी कि जी आप आ जाएं बस 4 माह में, वी विल मेक यू बुलेट प्रूफ आयरन मैन, जिसमें सुपरमैन की क्वालिटीज़ भी होंगी और सब कुछ होगा, एंड यू विल जस्ट टॉप द एग्जाम। आई एम सॉरी, नो, इट विल नॉट हैपन लाइक दिस अनलेस यू हैव ए प्रायर एजुकेशन ऑफ द सेम थिंग। अगर आप 2 साल से पहले CSS के बारे में खुद ही अकेले पढ़ रहे हैं कहीं पे और वो मेन सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, तो फिर अगर आप 5 माह लगाएं, प्रोबेबली यू विल पास इंशाल्लाह एंड यू विल बी सक्सेसफुल विद फ्लाइंग कलर्स। लेकिन अगर आप आज शुरू कर रहे हैं, I give you my personal advice. My personal advice is you have to appear after 1 year. लेकिन अगर आप पहले एक दफ़ा एग्जाम दे चुके हैं, रह गए थे, या अगर आपने पहले कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, अभी थोड़े हैं, well 5 months is a good time. You can definitely make up for your deficiencies and you can really go for a good exam. अच्छा, CSS क्यों ज़रूरी है? क्यों आखिर देते हैं लड़के CSS? 25,000 स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान से आते हैं, उसके वो फॉर्म इशू करवाते हैं, चीज़ें वगैरह, तो क्यों करवाते हैं? बच्चों ऐसे है कि स्टूडेंट्स तो ये समझ नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स और टीचर समझ पा रहे होते हैं उस वक्त कि आपको अगर एक क्लास जंप चाहिए, यू नीड अ जंप फ्रॉम योर प्रेजेंट क्लास टू अ हायर क्लास। और वो क्लास कौन सी है जिसकी बात सुनी जाती है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी राइट नाउ। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे या बुरे तरीकों से पैसे कमाते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, वो आजकल ऐवान में बैठते हैं, वो पैसे कमा लेते हैं, कुछ अच्छे तरीके से कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते। लेकिन हमारी बात सुनी जाती है सिर्फ इस वजह से कि हमने जो एफर्ट पुट किया है, द एफर्ट वी हैव पुट इन दिस एग्जाम, और इस एग्जाम की वजह से हमारा स्टेटस जो बिल्कुल एक बच्चे का है, वो अचानक एक ऐसे ऑफिसर का हो जाता है जिसके पास उसकी मुतल्लिका फील्ड के तमाम ऑफिसर्स और लोग आना फख्र समझते हैं। दैट इज द चेंज। वी गेट ए क्लास जंप। और वो क्लास कौन सी है जिसके अंदर हम जंप करते हैं? एक ऐसी क्लास जिसकी बात पूरे पाकिस्तान में सुनी जाती है। किस तरह से? ईदर बाय विर्चू ऑफ आवर रिटन वर्क और बाय विर्चू ऑफ आवर क्लाइंटेल, जो हमारी क्लाइंटेल है, जिनके साथ हम बात करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, जो लोग भी हमारे हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। जब हम कोई बात करते हैं तो उस बात का वजन होता है, हमारी पॉलिसी जो है वो एग्जिस्ट करती है, हमारी स्ट्रेटजी काउंट करती है लोगों की ज़िंदगियां बचाने में, लोगों को अच्छा मुस्तकबिल देने में, तालीम के अंदर काम करने में, पाकिस्तान रेलवेज़ को बेहतर बनाने में, पोस्टल सर्विस की नई जो है स्ट्रक्चरिज्म, उसका स्ट्रक्चर सही करने में, हर चीज़ में हमें मदद देती है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर बेसिकली। वी आर कमिंग हियर टू मेक अ डिफरेंस। लाइफ मुश्किल नहीं, आसान नहीं हो जाती है मुश्किल से, आप बेहतर हो जाते हैं। 10 साल बाद आप कहते हैं लो जी लो
ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन आसान हो गया। द थिंग इज यू गेट बेटर। तो अगर आप आज से कोशिश शुरू करते हैं, आई एम प्रेटी श्योर, आपने भी नायाब को देखा है, नायाब हमारे पास पढ़ती भी रही है माशाल्लाह, अभी शी इज गुड माशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह से और भी बच्चे आते हैं, मोहम्मद ने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, इस दफ़ा देखें क्या बनता है। लेकिन हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, जब वो बच्चों की तरह आपकी तरह आते हैं पहली दफ़ा, तो सम ऑफ देम आर फुल ऑफ डाउट्स, सम ऑफ देम आर ओवर कॉन्फिडेंट, सम ऑफ देम आर लाइक अच्छा मैं दिल करेगा तो इम्तिहान दे दूंगा। और मज़े की बात है, उन तीनों ग्रुप्स में से लोग पास होते हैं और बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स से होते हैं। कौन रह जाता है? सिर्फ वो बंदा जो एफर्ट को छोड़ देता है। एफर्ट्स, देखिए एक और मजे की बात है, आज का दिन आपकी बाकी ज़िंदगी का आखिरी, जो बाकी जितनी ज़िंदगी रह गई है उसका पहला दिन है। अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा तरीका रखा हुआ है, तौबा का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है हर एक के लिए। आज को अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन अज़नबतुहु अमनन खितन सौरन सिरन वलानियतन व अतूबु इलैहि, एंड देन ही सेज कि ओके, जो कुछ भी किया था बस ख़त्म, जो मेरे मुतालिक है, लोगों का है तो उनको अदा करो, आई जस्ट फॉरगिव यू, एंड व्हेन आई फॉरगिव यू, उसके बाद क्या फरमाता है अल्लाह ताला कि जितनी एक आदमी को खुशी होती है जब रेगिस्तान में उसकी सब कुछ छिन जाए तो अचानक उसको वो वापस मिल जाए, जहाँ सिर्फ मरने के अलावा कोई चारा न हो, अल्लाह को उससे 100 गुना ज़्यादा खुशी होती है हमारे वापस आने से। तो बेटा इसी तरह से हमें इस ज़िंदगी को भी देखना है, हमें इस ज़िंदगी को इस तरह से देखना है कि इस ज़िंदगी में हम जिस दिन वापस लौट आएंगे, हम इस ज़िंदगी को इंशाल्लाह बेहतर, एनरिच्ड और फुलफिलिंग बनाएंगे। और तीसरी बात यह है बच्चों, मेरी तरफ से जो लास्ट बात है, मेरी तरफ से, आप जो भी कहेंगे, हम सब किसी न किसी के लिए काम करते हैं। हमारे घरों में वो बेटियां बैठी हैं जो आप में से मैरिड हैं शायद, या बेटे बैठे जो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को पास फरमा। इट हैपन्स, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं, हमारे पेरेंट्स हैं जो हमसे सिंसियर हैं, हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, और उनकी सारी दुआएं, उनकी तमाम चीज़ें डेफिनेटली सोसाइटी से इंटरेक्ट करती हैं। अच्छे हालात हैं, पैसे बहुत हैं, आपके पास सोशल सर्कल आपको अच्छा मिल गया, हॉस्टल में कमरा अच्छा मिल गया, तो उनकी दुआएं बहुत कारआमद साबित होती हैं। मुश्किल हालात में हैं तो आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनको पीछे माँ की जो दुआएं हैं वो फरिश्तों की तरह संभालती रहती हैं। सो वी हैव पीपल जिनके लिए हमें काम करना है। और इस काम के बाद क्या होगा, व्हेन यू बिकम अ CSP ऑफिसर और यू PM ऑफिसर। मैं आपको एक बात बताऊँ मेरा बेटा, ऐसे भी लोग हैं जो एज ग्रेड 11 में भर्ती हुए एंड दे एंडेड अप इन ग्रेड 22, और ऐसे भी लोग हैं जो ग्रेड 19 में आए और 6 महीने बाद डिसमिस होकर वापस अपने जेल को, लोकल जेल में गिरफ्तार होकर पहुंच गए। लोग बहुत तरह के हैं। वी विल इंशाल्लाह गो इनटू ग्रेड 17, और ग्रेड 17 में बहुत से लोग आके सदर पाकिस्तान तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन एक आधा पहुंच गया। गुलाम इसहाक खान साहब पहुंच गए थे, ही वाज अ बेसिकली ब्यूरोक्रेट। और इसी तरह बहुत से हमारे जो कैप्टन हैं और जो बाकी लोग थे जो एज ए कैप्टन आए थे फौज में, एज ए लेफ्टिनेंट आए थे, दे रीच्ड एज मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इट डिपेंड्स कि लाइफ ने आपके लिए क्या रखा हुआ है, अच्छा काम, बुरा काम, आप जैसे सोचते हैं। तो बच्चों, ये जो आप जिस सर्विस के लिए जा रहे हो, इसमें यू कैन डू वंडर्स फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। और हमारा सबसे बड़ा काम वही है, जैसे नबी पाक ने, अल्लाह ताला ने फरमाया था ना, उनकी मफहूम यह है कि उसकी एक हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे ख्याल में, जिसमें तुम में से बेहतरीन हुआ है जो कुरान खुद पढ़े और लोगों को पढ़ाए। और आप में से नॉर्मली हमारी सोसाइटी में बेहतरीन वो है जो CSS की, PMS की, 1 पेपर की, FIA के एग्ज़ाम्स की, ISI के एग्ज़ाम्स की, मिलिट्री इंटेलिजेंस के एग्ज़ाम्स की, IB के एग्ज़ाम्स की और बाकी तमाम एग्ज़ाम्स की तैयारी खुद करे और लोगों को पढ़ाए। जो पढ़ाता है वो आपसे डबल पढ़ता है, क्योंकि एक दफ़ा वो खुद पढ़ता है, एक दफ़ा पढ़ाता है। तो आप में से जो भी आज से पढ़ाना शुरू कर देगा वो इंशाल्लाह बाकी बच्चों से अच्छा होगा। तो तरीका ये है, एक ग्रुप बना लें छोटा सा, कोई सा भी, हफ्ते में एक मरतबा सिर्फ 2-3 घंटों के लिए एक एक करके सब लेक्चर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप सब बेहतर लर्न करेंगे, हम आपको स्ट्रेटजीज बताएंगे। अच्छा बेटा, मैं जो पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं एक तो पढ़ाता हूँ एग्जामिनेशन स्किल्स। एग्जामिनेशन स्किल्स से मुराद ये है कि वो कौन सा तरीका है जिससे पढ़ा जाता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, हैंड राइटिंग कैसे अच्छी की जाती है, कौन सी हैंड राइटिंग टीचर को पसंद है, पेपर के ऊपर कौन सी चीज़ लिखी जाती है, कौन सी चीज़ नहीं लिखी जाती, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं,
नोट्स के अंदर आप अपने घर के साथ लोगों के साथ डीलिंग कैसे करते हैं, आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, किताबें कैसे सिलेक्ट की जाती हैं, कौन सी किताब को किस तरह से यूज़ किया जाता है, आपको किस तरह से रिवीजन करनी पड़ती है, आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है। अगर आप तेज़ पढ़ना चाहें, बिकॉज पूरा एक अखबार जो है वो एक किताब जितना होता है, तो वरना तो सुबह बैठे अखबार को शुरू से पढ़ना शुरू करें पहली सुर्खी से, तो आखिर तक आपका दिन लग जाएगा। नो, वी विल टेल यू हाउ टू रीड एंड हाउ टू रीड इन अ वे दैट इज़ परफेक्टली नाइस एंड यू लाइक परफेक्ट फॉर यू। बस इतना सिंपल सी मैं बात कह सकता हूँ आपसे। ये तमाम चीज़ें मैं सिखाता हूँ उन बच्चों को जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल से तशरीफ़ लाते हैं या परसों से तशरीफ़ लाते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले नोट टेकिंग से स्टार्ट करवाऊँगा। पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, दोनों चीज़ें बताऊँगा। और उसके बाद आज से 1 महीने तक आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी उसमें तकरीबन 10 एक लेक्चर होंगे। वो तमाम चीज़ें होंगी जो पढ़ने से मुतल्लिक हैं और याद करने से मुतल्लिक हैं। फिर जब इम्तिहान में 2 माह रह जाएंगे तो फिर मैं दूसरी सीरीज़ शुरू करूँगा कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं, उसके भी 10 लेक्चर्स होंगे। और वो 10 लेक्चर आपको बताएंगे कि क्या चीज़ ऐसी है जो आपके पेपर में अगर हो तो आपके साथ वाले स्टूडेंट से वो आपको मुमताज़ करती है और टीचर की आंख उस पर रुकती है चंद सेकंड के लिए कि आप किस तरह से जो आपकी अटैम्प्ट है वो उसको बेहतर लगती है। अच्छा, अब एक और मज़े की बात, मेरे तो आप सब स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप ऐसा लिखें कि इनकी बात पे तो टीचर देखें तो आपकी बात छोड़ दे, तो फिर आप क्यों पढ़ेंगे। मेरा तरीका यह है कि मैं हर बच्चे को जो बात सबसे ज़्यादा सिखाता हूँ वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान कब बना था, अगर कोई मुझसे पूछे तो नॉर्मल जवाब इसका है जी क्या बोला, 14 अगस्त सन 1947 में। अब एक दूसरे बच्चे से वो पूछते हैं, वो कहते हैं जी जवाब तो यही है, लेकिन एक्चुअली रात को 12 बजे बना था, इसलिए थोड़ा सा मसला है, क्योंकि बना 15 अगस्त को था, लेकिन हम इसको ऑफिशियली कायदे-ए-आज़म से हमने पूछा था, उनकी मर्जी से हम 14 अगस्त को मनाते। इसका नंबर ज़्यादा होगा क्योंकि इसने मुझसे डिफरेंट बात की है। इनसे पूछा पाकिस्तान कब बना था, इन्होंने कहा बन तो उसी वक्त गया था जब मोहम्मद बिन कासिम आ गया था, लेकिन उसका ज़हूर कब हुआ, जब कायदे-ए-आज़म ने खुतबा इलाहाबाद दिया। ऐसे ही होगा ना। और उसके बाद 14 अगस्त वाले दिन वो मारदे वजूद में आ गया। कोई इनसे पूछता है हाँ जी पाकिस्तान कब बना था, आपको जी बना तो था पर टूट गया। यू कैन ऑलवेज टेल इट, यू सी इट इज़ योर एंगल। हम कोशिश करेंगे कि हम वो वाला एंगल लें जो पेसिमिस्टिक ना हो। मैंने जैसे भाई बात की है, तो आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान 2 दफ़ा बना है। कब? एक दफ़ा 47 में बना था, एक दफ़ा 71 में। वी हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट डाउन अगेन। वी विल सेक्रीफाइस आवर लाइव्स, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, बट वी विल लिव विद दिस पाकिस्तान, और हम इसके लिए इतनी जान तक लड़ा देंगे, वन वे और द अदर। अच्छा, आपसे कोई पूछता है जी पाकिस्तान कैसे बना था, तो आप कह देंगे कि यार चंद लोगों ने ख्वाब देखा था मिल के, जिसका एक्सप्रेशन हमें इकबाल ने दिया, लेकिन उसमें सर आगा खान मौजूद थे, उसमें फलान मौजूद थे, उसमें लियाकत अली खान मौजूद थे, उसमें बेगम राना लियाकत मौजूद थी, उसमें फलाना मौजूद था, उसमें फलाना मौजूद था, और उन सब लोगों के नाम लेने के बाद बन गया। आपसे कोई पूछता पाकिस्तान कैसे बना था, आप कहें जी जिस दिन मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी 1906 में, पाकिस्तान उस दिन बनना शुरू हो गया था। हाँ, उसका ज़हूर कब हुआ, एक्चुअली कब बना, 47 में। अच्छा, आपसे कोई पूछता है जी पाकिस्तान, जी सिर्फ एक आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही? एक मिनट बेटा। अच्छा जी, आपसे कोई पूछता है जी पाकिस्तान कैसे बना था, तो फिर मैं क्या बता रहा था, लेकिन मैं और सोचता हूँ, बिकॉज दिस इज क्रिएटिविटी। और आप कहते हैं जी पाकिस्तान उस वक्त बना था जब एक रवायत की पेश की जाती है कि इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाओ, या जो हिंद की वार ऑफ हिंद है उसका आप जिक्र कर देते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर, एंड दैट्स व्हाट वी विल बी टीचिंग यू हियर। तो आप में से हर बच्चा अपने अंदाज से लिखेगा ना, नकल तो नहीं करेगा किसी की, क्योंकि वो नकल नहीं कर रहा होगा, वो अपने अंदाज से लिख रहा होगा। तो आप में से हर बच्चा अटेंशन सीख करेगा और अटेंशन उसको मिलेगी इंशाल्लाह। इसी तरह बेटा, आपने कोई पेपर देना है तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, ये क्वेश्चन आम एग्जाम्स की तरह का नहीं है एग्जाम।
इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम एंड वेरी डिफरेंट वन, डिफरेंट ज़्यादा कह लें, डिफिकल्ट कम कह लें। तो इन सारी चीज़ों के साथ बेटा, बट आई वुड से इज़ कि वी हैव अ वे ऑफ टीचिंग यू। मैं थोड़ा दूसरा आपको एक सब्जेक्ट जो पढ़ाऊंगा वो प्रॉबेबली इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाऊंगा, और अगर तीसरा भी पढ़ाया, अगर पढ़ाया तो आपके बैच को, तो प्रॉबेबली इट विल बी पाकिस्तान अफेयर्स। तो आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम। आपने ज्वाइन करना हो, दिस इज़ द कॉलेज। अगर आपसे कोई कहे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं सर सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे ख्याल में तो जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे तो वही अच्छा लगता है। आपकी लेकिन बहरहाल अपनी मर्जी है, इफ़ यू हैव योर पर्सनल चॉइसेस आई वुड रिस्पेक्ट दैट, बट आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द गुड कॉलेजेस। We will be teaching you, will be taking you along, we will be making you self-sufficient to appear in the exam and become successful, inshallah. Okay, any questions बेटा? जिसने जाना है वो जा सकता है, जिसने क्वेश्चन पूछनी है वो पूछ सकता है, दोनों सूरतों में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जी बेटा। बच्चे ऐसे है कि आपको याद है वो बीए की किताब थी झंडे वाली, मैं आपको बता देता हूँ। आपने वो किताब पढ़ी हुई है झंडे वाली बीए की किताब, किस किसने पढ़ी हुई है? डॉक्टर संत की किताब है, उस पर झंडा बना हुआ पीले रंग का, पाकिस्तान का पीले रंग की किताब है, सब्ज रंग का झंडा बना हुआ है, किसने पढ़ी? अच्छा बेटा, बात यह है कि मेन फैक्ट्स वही हैं, ठीक है। कुछ किताबें ऐसी हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले जो मूवमेंट चलती है, यानी 1857 से लेके ऑनवर्ड जो चलती है, वो उसको हाईलाइट करती है कि कौन कौन सी चीज़ ने क्या क्या इफ़ेक्ट डाला पाकिस्तान के बनने पे, टिल द टाइम कि वो अपना जो कांग्रेसी वजारतें बनाई और उसके बाद इन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया वगैरह वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद मुख्तलिफ मिशंस जो आए और तमाम चीज़ों के मुतालिक आती हैं। दूसरा जो उसका हिस्सा है वो ज़्यादातर डील करता है कि 47 से लेके ऑनवर्ड क्या हुआ। तो आजकल जो ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर गौर किया जाता है 2000 दैट इज़ द टाइम, जो पिछले 70 साल हैं उनके अंदर क्या हुआ है ज़्यादातर, आई थिंक 70%। 30% हो सकता है आपसे कोई पूछ ले मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स क्या थी, या कोई आपसे पूछ ले फलां बिल कौन सा था, या डे ऑफ डिलीवरेंस का, या कांग्रेसी वजारतों का पूछ ले आपसे, और या फिर ये पूछ ले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क़याम कैसे अमल में आया था, या फिर बंगाल की डिवीजन हुई थी, आपको पता है, तो वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बट वी विल बी टेलिंग यू, मैं आपको एक और बात बता दूं जो शायद पहले शायद किसी टीचर ने बताई हो, फॉर एवरी 100 मार्क्स जिसका पेपर आपने देना है, फॉर एवरी 100 मार्क्स यू विल हैव रफली 25 टॉपिक्स टू प्रिपेयर, बस दैट्स इट। 25 टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ेंगे हर उस एक पेपर के लिए जिसके 100 मार्क्स, जिसके 200 हैं उसके लिए 50, रफली आई एम गिविंग यू रफ एस्टिमेशन। तो 25 टॉपिक्स में सब कुछ आ जाएगा बेटा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो बात तो आएगी, और बाकी चीज़ें जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान से मुतल्लिका वो आपकी आ जाएंगी करंट अफेयर्स में, क्योंकि पाकिस्तान के हालात की है ना जिनसे हम आज डील करते हैं मैक्सिमम, उसकी भी पार्टीशन है, उसमें एक हिस्सा इंटरनेशनल हालात के मुतल्लिक है, एक हिस्सा पाकिस्तान से मुतल्लिक है, और पाकिस्तान वाला हिस्सा 70%। और थर्ड ये है कि अगर किसी ने IR रखा हुआ है तो उसके पास इंटरनेशनल अफेयर्स का पूरा हिस्सा आ जाएगा, बिकॉज उसने पहले ही पढ़ा होगा। तो इस तरह से हम काम करेंगे। और बच्चों कोई क्वेश्चन? नहीं बेटा नहीं, इस तरह नहीं आता। इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? इंग्लिश मेरा ख्याल है नायाब पढ़ाएंगी, मैडम नायाब, और अगर वो नहीं पढ़ाएंगी तो हमारे एक और टीचर हैं यूनिवर्सिटी के, वो पढ़ाएंगे, नवीद साहब हैं, वो पढ़ाएंगे। आपको जो भी टीचर यहाँ पढ़ाएगा उसमें प्रॉबेबली एक क्वालिटी ज़रूर होगी, या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का कोई यूनिवर्सिटी का टीचर होगा, अच्छा टीचर होगा इंशाल्लाह, या फिर आपका कोई ऐसा CSP टीचर होगा जिसकी उसी के अंदर मास्टर्स की डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूँ MBBS, फिर मैंने वो DHMS किया गोल्ड मेडल के साथ, फिर मैंने MBA स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ मैंने किया हुआ। अच्छा खैर, तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा कोई चीज़ तो इंशाल्लाह आपको इससे अच्छी, मैं अपनी मतलब दावे से बात कह सकता हूँ, चंद चीज़ें तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ और पढ़ाता ही कोई नहीं है। या ख़ास तौर पे ये जो बातें हैं ना एग्जामिनेशंस के मतलब कि कोई नहीं पढ़ाता, बताते हैं। जाफ़र साहब हैं पैक के, यहाँ पैक एक कॉलेज है अकाउंटेंसी का, उसमें जाफ़र साहब अच्छा पढ़ाते हैं। वाहिद मैंने एक टीचर देखे हैं, और एक कोई हफीज़ साहब है वो पढ़ाते हैं, किसी बुरे वाला में है या कहीं इसी ऐसी जगह पे है, लेकिन पढ़ाते हैं। मगर CSS को नहीं पढ़ाते, वो BA को पढ़ाते हैं। तो CSS को पढ़ाने वाला मैं वाहिद टीचर हूँ फ़िलहाल, हो सकता है और भी आ जाए। एंड आई विल बी टीचिंग यू कि आप कितना अच्छा याद कर सकते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
मैं ये चाहता हूं कि इम्तिहान से 15 दिन पहले आप कहें कि मुझे पूरा कोर्स आता है और मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाट माई एम इज़। और मेरा एम यह है कि कम से कम अगर मैं ये ना कर सकूं या आपसे ना करवा सकूं तो कम से कम इस काबिल हो जाऊं कि जब आप रात को सोएं एग्ज़ाम वाले दिन सोएं पढ़ के, तो आप कहेंगे इंशाल्लाह पेपर का कोई इशू नहीं है, पेपर मैं दे दूंगा। अल्लाह की मेहरबानी चाहिए, अल्लाह की मदद चाहिए। और बेटा कोई बात, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन हुआ है, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है? एक बच्चा मुझे शक पड़ रहा था, आपने किया हुआ है? माशाल्लाह, यंग एज, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा, मैंने कहा शायद इस बच्चे ने नहीं किया हुआ तो ठीक है जी बेटे, क्या फरमा रहे? मैंने सर मास्टर्स किया हुआ है। वही माशाल्लाह, तुम मेरे जैसे हो, पता नहीं चलता उम्र का फ़ौरन बोलने से पता चलता है। यू हैव गॉट एन इंप्रेसिव वॉइस, गुड। अच्छा बच्चों, तो ऐसे है कि लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर्स। तो जब कल से आप अगर मुझे मिलेंगे तो आई विल कॉलिंग यू ऑफिसर्स। यस, इट इज़ द वे। अच्छा, कुछ लोग मेरे बारे में पूछते हैं सर आप पुलिस में हैं तो सर आप इतने प्यार से पोलाइटली बोलते हैं, तो इसकी वजह क्या है? मतलब हाउ कम यू आर ए पुलिस ऑफिसर, हमें डाउट है। तो मैं उनसे फ़ौरन कहा करता हूँ कि देखें, बात यह है कि डिपेंड करता है आप किस जगह पे क्या बात कर रहे हैं। अगर आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ मेरे ऑफिस में और देखें कि मैं किस तरह से लोगों को डांट रहा होता हूँ या बात का कोई बात कह रहा होता हूँ, तो वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इशू ये होता है बेटा, आपसे भी यही अर्ज़ है कि आपकी बड़ाई इस बात में नहीं है कि आप लोगों से कितना सख्त या कितनी मुश्किल बात करते हैं। इंसान की अच्छाई इस बात में है कि इंसान कितना आपके लेवल पे आके, बच्चों के लेवल पे आके उनको उनकी बातें उनके प्यारे लफ्ज़ों में समझा सकता है, तो फिर वो अच्छा टीचर है। और आप जब भी किसी टीचर को रेट करें इसी बात पे कीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे आके तुर्की में बोल के कुछ चला जाऊँ और टर्किश का टीचर हूँ और आपने एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा तुर्की का पहले कभी, आई थिंक आई एम नॉट ए गुड टीचर। आई एम ए गुड टीचर अगर मैं तुर्की बोलने वाला भी हूँ तो मैं उर्दू में आपको समझाऊँ कि बच्चों देखो, मैं आपको तुर्की पढ़ाऊँगा और फिर आपको समझ आएगा और वन वे और दी अदर, यू गॉट माई पॉइंट। तो हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं, वी टेक द किड्स लॉन्ग। और अगर कोई बच्चा हमें स्पेसिफिक नज़र आता है ग्रामर में, किसी और चीज़ में, वो थोड़ा प्रॉब्लम में जा रहा है, वी गिव हिम एक्स्ट्रा टाइम। और दूसरी बात, आप जब भी हमारे पास आएंगे इस एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ना 8-9 माह रिजल्ट का, तो यू कैन कम एज यू प्लीज़, नो फीस रिक्वायर्ड, नो नथिंग, यू आर जस्ट आवर स्टूडेंट्स फॉर द होल ऑफ योर लाइफ। गॉट इट? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा।